हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं अभ्यास कार्य में वाच्य लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पहले सीख चुके हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं और आपने ध्यान से समझा होगा। आज हम रिवीजन के तौर पर कार्य करेंगे इस पर। वाच्य क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाच्य हैं क्या। वाच्य जिसकी क्रिया कर्ता पर आधारित हो या कर्म पर आधारित हो या भाव पर आधारित हो, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वाच्य में जिसकी क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, कर्म पर निर्भर करती है या भाव पर निर्भर करती है, ऐसे वाक्यों को वाच्य बोलते हैं। ठीक है, वाच्य यानी वचन, जो बोले जाने वाले वचन। अब जो परिभाषा है, इसी में उनके भेद भी आ गए हैं। यानी कि हमने बात की थी कि वाच्य या तो कर्ता पर निर्भर करते हैं, वाच्य में कर्ता प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। यानी कि इनकी क्रिया जो है वो क्रिया या तो कर्ता पर आधारित होगी या फिर कर्म पर आधारित होगी या फिर भाव पर आधारित होगी। यानी जिसकी क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता पर आधारित है वो कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में क्रिया कर्म पर आधारित है तो वो कर्मवाच्य, और जिसकी क्रिया भाव पर आधारित है वह भाववाच्य। ठीक है ना। तो ये हो गए इसके भेद, वाच्य के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये इसके भेद हो गए। और ये क्रिया, ये इसकी परिभाषा पर निर्भर करने वाली परिभाषा भी इसी में हो गई कि जिसकी क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है या कर्म पर निर्भर करती है या भाव पर निर्भर करती है, ऐसे वाक्य वाच्य कहलाते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई ना, परिभाषा भी और उसके भेद। जो कर्ता पर निर्भर करता है वो कर्तृवाच्य, जिसकी क्रिया कर्म पर आधारित है वो कर्मवाच्य, जिसकी क्रिया भाव पर आधारित है वो भाववाच्य। अब आते हैं हम प्रैक्टिकली उदाहरण के रूप में इसे समझते हैं कि कर्तृवाच्य कैसे हम पहचानेंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया किस तरह से कर्ता पर आधारित है वो हम कैसे पहचानेंगे। ये देखो, ये हमने एक उदाहरण लिया कि वह दिन में फल खाता है। खाता है वह के आधार पर आया है ना। वह यानी कि क्रिया इस पंक्ति का, इस वाक्य का कर्ता है, यानी कि कार्य को करने वाला वह शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह करता है। और वह खाता है, यानी खाता है, ये क्रिया है, ये वह पर आधारित है, वह पर निर्भर कर रही है क्रिया, यानी कि जिसकी क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है वह कर्तृवाच्य है ना। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, मोहन पतंग उड़ा रहा है। पतंग को अगर हम हटा भी दें, मोहन उड़ा रहा है। मोहन यानी कि उड़ाने का कार्य मोहन कर रहा है, यानी कार्य को करने वाला कर्ता मोहन है। तो मोहन कर्ता हुआ और कर्ता पर आधारित है क्रिया उड़ा रहा है, इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि ये कर्तृवाच्य है। ठीक है। अब दूसरा वाक्य, ये तीसरा फिर से और ले लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। अशोक ने खाना खाया। खाया क्रिया है और क्रिया किस पर आधारित है? अशोक पर, यानी कि खाना खाने का कार्य अशोक ने किया है ना। खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? अशोक, यानी कार्य को करने वाला अशोक है, इसलिए ये कर्ता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है
क्रिया इसकी इस पर निर्भर करती है, इसलिए ये हम स्पष्ट कहेंगे कि ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं। महिमा ने खाना खाया, महिमा ने खाना खाया। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, खाना खाया, खाया ये क्रिया है और ये महिमा कर्ता पर निर्भर कर रही है, क्योंकि खाने का कार्य महिमा के द्वारा किया जा रहा है, यानी महिमा ने खाना खाया तो खाने का कार्य महिमा कर रही है, इसलिए इस पंक्ति का कर्ता महिमा है और महिमा पर आधारित है इसकी क्रिया। महिमा ने खाना खाया, इसलिए हम फौरन समझ जाएंगे कि ये कर्तृवाच्य है। तो ये चारों वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य। ये चारों वाक्य कर्तृवाच्य हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वाक्य हैं ये हैं, इसमें लिखा है राहुल से कविता पढ़ी जा रही है, नानी से खाना खाया जाता है, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, अनीता से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो क्रिया है पढ़ी जा रही है, खाया जाता है, खेला जाता है, पढ़ी जाती है, ये चारों वाक्यों में जो क्रिया है वो इन पर आधारित नहीं है। ये कर्ता इसमें डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पर जो ये क्रिया है वो इस पर आधारित है। कविता पढ़ी जा रही है, खाना खाया जा रहा है, नाटक खेला जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। स्पष्ट होगी ना बात? यानी कि ये जो काम है इसको अगर हम को लगाकर जाने तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये कर्म है, वाक्य का कर्म है, यानी कर्म पर आधारित है। यानी राहुल के द्वारा कविता को पढ़ा जा रहा है, कविता को पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी कविता पढ़ी जा रही है तो कविता के अनुसार इसकी क्रिया लगी, यानी कि कर्म। यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार क्रिया लगी है। खाने को खाया जा रहा है तो खाना खाया जाता है, इसकी क्रिया खाना इस पर आधारित है, यानी ये भी कर्म है तो इसके अनुसार यह क्रिया लगी है। यहाँ पर नाटक को खेला जाता है, यानी नाटक के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए ये भी कर्म प्रधान हो गई। पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक को पढ़ने का कार्य हो रहा है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि ये भी कर्म हो गया। इसलिए ये चारों ही वाक्य किस पर आधारित हो गए? ये कर्म पर है तो इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। इनको हम कहेंगे कर्मवाच्य, है ना। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। क्रिया जिसके कर्ता पर आधारित है वो कर्तृवाच्य, जिसकी क्रिया कर्म पर आधारित है वो कर्मवाच्य। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब बात रह गई भाव पर। भाववाच्य कैसे होगा, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। अलग से एक वाक्य लिख देती हूँ, जैसे इन्हीं में से हम वाक्य बना लेते हैं। राहुल से कविता पढ़ी जा रही है, इसमें अगर हम कविता लगाएंगे तो तब तो ये कर्म प्रधान ही हो जाएगा। अगर हम कहें राहुल से पढ़ा नहीं जाता, राहुल से पढ़ा नहीं जाता, तब ये भाववाच्य हो जाएगा। राहुल से पढ़ा नहीं जाता। अब भाववाच्य में कर्म नहीं होता। भाववाच्य की शर्त क्या होती है कि इसमें कर्ता तो होता है लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं करता, उसके द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसा भाव प्रकट होता है। इसलिए हम कहेंगे कि राहुल जो है वो स्पष्ट वो सामने नहीं है, तो यहाँ पे से लगा है या के द्वारा लगा होता है। यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे कर्म नहीं आया है। सबसे बड़ी पहचान होती है भाववाच्य में कि उसमें कर्म होता ही नहीं, यानी अकर्मक क्रिया होती है ना। उसमें अकर्मक क्रिया होती है। सबसे पहली पहचान क्या है? अकर्मक क्रिया। और दूसरी बात
कि यहाँ पर एक भाव प्रकट होता है। यहाँ पे जो क्रिया है वो भाव पर, यानी कि एक कष्टप्रद है या दुख है या सुख है, इसकी भावना प्रकट हो रही है। पढ़ा नहीं जाता पर ही भाव पर ही निर्भर कर रही, ना तो राहुल पर निर्भर है ना ही किसी और बात पे निर्भर है इसकी क्रिया सिर्फ भाव, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर रहे हैं कि कोई परेशानी है जो इसमें प्रकट हो रही है। तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। दूसरी बात, इसकी पहचान ये होती है कि ये पुरुषवाचक में यानी पुल्लिंग में इसकी क्रिया होती है। तो पुल्लिंग में भी है इसकी क्रिया। और तीसरी बात यह है कि ये एक वचन में, इसकी क्रिया एक वचन में होती है हमेशा, तो ये एक वचन भी है। सबसे अधिक मुश्किल काम होता है भाववाच्य में। भाववाच्य में अगर 3 चीज़ें आपने ध्यान से समझ ली तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। पहली बात, किसमें कर्म नहीं होता यानी अकर्मक क्रिया होती है। दूसरी बात, किसकी क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग रहती है, पुल्लिंग में भी हो गया। तीसरी बात कि ये हमेशा एक वचन में रहती है, तो ये एक वचन भी। ये तीनों बातें अगर आपने समझ ली तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। और इसके अलावा एक दो वाक्य और ले लेती हूँ। जैसे ये है, नानी से खाना खाया जाता है। अगर हम इसको इस तरह से ले, नानी से खाया नहीं जाता, नानी से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे भी कष्ट प्रकट हो रहा है, एक भाव प्रकट हो रहा है, खाया नहीं जाता। अब खाया ये भी क्रिया है, पढ़ा ये भी क्रिया है। क्रिया, ये तीनों शब्द क्रिया से रिलेटेड ही हैं, यानी संयुक्त क्रिया है। इसमें नानी करता है लेकिन नानी के अनुसार क्रिया नहीं लगी है, भाव के अनुसार क्रिया लगी है। नानी से खाया नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया हो गई। और खाया नहीं जाता पुल्लिंग क्रिया भी है और एक वचन भी है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें, ये तीनों शर्तें इसमें पूरी हो रही हैं, तो ये हम फ़ौरन कहेंगे कि ये भाववाच्य ये वाक्य है। ठीक है। अब एक जो मेन बात ये है कि वो मैं ये बताना चाहूँगी कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, ये इनमें भी देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है या सकर्मक भी हो सकती है। उसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि उसमें जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित होनी चाहिए। अगर कर्म है तो वो सकर्मक हो गई, अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गई। अब जैसे वह दिन में फल खाता है, अगर हम कहें वह दिन में खाता है, फल नहीं लगाते, तो अकर्मक क्रिया हो गई। तब भी वह पर ही आधारित रहेगी इसकी क्रिया, इसलिए ये अकर्मक होगी। अगर हम कहें वह दिन में फल खाता है तो फल कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो कर्तृवाच्य में क्रिया जो है अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। ठीक है। और ये है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो कि कर्म ही लगा ही हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया हमेशा ही सकर्मक ही रहेगी। यहाँ पर क्रिया हमेशा सकर्मक ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान है इसीलिए तो कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य है इसलिए ये सकर्मक हो गई। सकर्मक जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म क्रिया कर्म कार्य कर रहा है, स मैंने सहित कर्म सहित है जो, तो सकर्मक हो गई। यानी कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होती है हमेशा, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, हमेशा ही अकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं, इसमें क्रिया भाव पर निर्भर करती है ना। और तीसरी बात कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो बहुत सारे उदाहरण लो और उनको सॉल्व करो। और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें,
पूछें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। और इसका सबसे अधिक है कि अभ्यास, जितना अधिक अभ्यास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे, भाववाच्य क्रिया क्या है, कर्मवाच्य क्या है और कर्तृवाच्य क्या है। तो ये अभ्यास पर ही सारा निर्भर करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज का। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर वही बात कहूँगी मैं कि वीडियो पूरा देखें, हर एक स्टेप को देखें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर जाएं, ऑल को ज़रूर टच करें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।